हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो और बेहतर अवस्था में हो। आज करेंगे हम हिस्ट्री का डिस्कशन, और हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के कारण हमारे राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक इतिहास में बहुत बदलाव आए। जो आज का टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से लेकर कि जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वो कौन कौन से हुए थे और उनमें किस किस की क्या क्या भूमिका थी, और हम किस हमें हमारे देश को किस क्षेत्र में मतलब सामाजिक धार्मिक सुधारों में आंदोलन करने की ज़रूरत थी। ये सब हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये देखिए, जो महापुरुष हैं इन्होंने सभी ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए और ये इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए और काफ़ी बड़ा परिवर्तन भी आया एक आम भारतीय की सोच में। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक पे जाते हैं तो उसके कारण के बारे में जान लेते हैं। इसके जो कारण थे, अंग्रेजी शिक्षा आई थी, उससे नवीन पाश्चात्य वर्ग का उद्भव हुआ था। आपको पता है, लॉर्ड मैकाले द्वारा ये कहा गया था कि मैं एक ऐसे भारतीय को तैयार करूंगा जो चमड़ी से सिर्फ भारतीय होगा लेकिन दिल और दिमाग से अंग्रेज होगा। तो इसी शिक्षा के कारण जाने अनजाने उन्होंने एक ऐसे पाश्चात्य वर्ग का उद्भव कर दिया इस शिक्षा से, जो कि तर्कवाद एवं अन्वेषण यानी कि लॉजिकल बात करता था, जिसके हर बात के पीछे लॉजिक होता था, और जो रिसर्च की बातें करता था, यानी वो किसी भी चीज़ को आंख मूंद कर नहीं मानता था। ये सब आया अंग्रेजी शिक्षा से। और पुनर्जागरण का टाइम भी आया। क्यों आया? क्योंकि जो समाज था वो पाखंड और जो आडंबर था हमारे समाज में उससे तंग आ गया था। और जब जब भी पाखंड और आडंबर बहुत बढ़ जाता है तो आपको पता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। चाहे आप नानक और कबीर का टाइम देख लीजिए, या फिर चाहे आप महात्मा बुद्ध और जैन धर्म का टाइम देख लीजिए, जो कि महावीर स्वामी जैनी थे उनका टाइम था। तो जब जब बहुत ज़्यादा पाखंड हुआ है तो जनता ने तंग आकर ऐसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए हैं जिनका नाम हुआ इतिहास में। और जो महिलाएं थी, महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई थी। आप जानते हैं, जब जब महिलाओं का अपमान हुआ या उनकी स्थिति दयनीय हुई है तो उसी देश सॉरी तो उसी देश का वही देश ठप हो गया है और हिंदू समाज में उग्र जातिवाद हो गया था। यानी हिंदू समाज हो या भारत का कोई भी समाज हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस समय भारतीय महिलाओं की जो स्थिति थी वो पशुओं के समान थी। उन्हें ना मतलब इंसानों के बराबर भी नहीं समझा जाता था। बहुत कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी, उन्हें समाज में बराबर के हक थे, उनका संपत्ति में कोई हक नहीं था। ऐसी कोई महिला मिलेगी जो जो कि मतलब पुरुषों के बराबर अपने हक रखती हो। और हिंदू समाज में आपको पता है जातिवाद एक कीड़ा है, और ये जातिवाद भी बहुत गहराई से जड़े जमा चुका था। जातियों के साथ साथ उपजातियां भी विभाजित हो गई थी और हिंदू समाज में इसका बहुत ज़्यादा उग्र रूप देखा जाता था। शहरीकरण एवं आधुनिकरण का असर हुआ तो इसके कारण भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए। जैसे जैसे आप देखोगे गांव से शहरों की तरफ जाओगे, वहाँ पे आधुनिकीकरण मिलता है और आधुनिकीकरण के कारण ही सामाजिक धार्मिक बदलाव आते हैं। और अंग्रेजी शिक्षा से, यहाँ अंग्रेजी शिक्षा कर लेना, अंग्रेजी शिक्षा से मध्य वर्ग का आधार तैयार हुआ, जो कि शिक्षित था और सरकारी वर्ग था और ये चेतना वाला वर्ग था। आपको पता है, जो मध्य वर्ग है आज भी वो अंग्रेजी मतलब वो आज भी शिक्षित वर्ग है, और शिक्षित वर्ग जो मध्य वर्ग है वही हर स्थान में पूरे विश्व के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए और भारत में भी उठा के देख लीजिए, जब भी आंदोलन और क्रांतियां हुई हैं तो शिक्षित मध्य वर्ग ने ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया है, या ये कह सकते हो जो शिक्षित मध्य वर्ग ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता था। और वो जो रेलवे, डाक और प्रेस आदि आई थी, इनसे भी आधुनिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, क्योंकि एक एरिया से दूसरे एरिया में सामाजिक धार्मिक सुधारकों को जाना आसान हो गया और वो अपनी बात आसानी से रख सकते थे। अब जैसे प्रेस थी, प्रेस के थ्रू वो एक एक छोटी सी जगह से बहुत बड़े समाज को प्रभावित कर सकते थे। तो ये सब हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं किस किस में क्या क्या सुधार हुए थे, किस किस फील्ड में। देखो, ये दो चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो आज का हमारा चैप्टर होगा वो होगा कि किस किस फील्ड में किस किस लेवल तक और क्या क्या सुधार हुए। यानी ये एक फील्ड को लेकर हम चलेंगे, जैसे स्त्री शिक्षा को, बाल विवाह को, या सती प्रथा को, तो या फिर दलित सुधार को, उस पूरे फील्ड को हम निकाल देंगे कि किस किस का क्या क्या कहाँ तक योगदान था किस क्षेत्र में। और कल हम क्या करेंगे, कल जो एक एक पर्सनैलिटी को उठाएंगे कल के लेक्चर में, जिस जिस पर्सनैलिटी ने जो जो योगदान दिया वो उस पर्सनैलिटी का पूरा योगदान हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में एक फील्ड हम उठाएंगे जैसे कि स्त्री शिक्षा, दलित सुधार, तो आज इसको डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चिकित्सीय तरीके से साबित किया कि बाल विवाह हानिकारक है। किसने किया? अक्षय कुमार दत्त ने। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि यानी कि एक साइंटिफिक वे में किसने साबित किया बाल विवाह हानिकारक है, तो ये किया था अक्षय कुमार दत्त ने, के दत्त ने। आपने ध्यान रखना है। ये अभी जो स्त्री सुधार है ना, स्त्री सुधार से लेकर बातचीत चल रही है। और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को क्या कहा था कि शास्त्र की आड़ में हत्या। आपको पता है कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को बहुत सी जगह पे सती बनाकर जबरदस्ती भी जला दिया जाता था। ये जो प्रथा थी, इसको शास्त्र की आड़ में हत्या किसने कहा था? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। राजा राम मोहन राय ने कहा था, और जिसके खिलाफ लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में धारा 17 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया। देखिए, जो सती प्रथा थी, इसको गैर कानूनी घोषित करवाने में बहुत बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। लेकिन इन्होंने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया था। लेकिन यहाँ पर उस समय जो रूल कर रहे थे वो अंग्रेज थे, और यहाँ का जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो किंग होता है, यानी कि जो यहाँ पर राज कर रहे थे, उन्हीं के हाथ में पावर है किसी भी चीज़ को लीगल और इलीगल घोषित करने की। अगर क्वेश्चन आ जाए सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाना है, ना कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने एक मिशन चलाया था जिसमें वो बहुत सक्सेस हुआ था। लेकिन इलीगल कौन घोषित करेगा? जिसके पास पावर थी, और पावर लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास थी। तो दोनों ऑप्शन में हो तो आपने याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। और सती प्रथा को कब बंद किया गया था? 1829 में। धारा भी याद रखना, धारा 17 थी। और शिशुवध, यह जो शिशुवध था, यह बालिकाओं के मारने की प्रथा थी। यानी शिशुवध जो था, जो बच्चियों को मार दिया जाता था उनके जन्म के समय, और यह ज़्यादा बड़े तौर पर बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। क्यों प्रचलित थी? क्योंकि शिशु बालिकाओं को, बच्चियों को आर्थिक बोझ माना जाता था कि इनके लिए मतलब शादी के टाइम तक जोड़ना और फिर बाद में इन पे जो खर्चा होगा, तो इस वजह से वो एक आर्थिक बोझ मानी जाती थी। और लॉर्ड वेल्जली के, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, शिशुवध को किसने बंद किया? तो लॉर्ड वेल्जली ने 1804 में इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। याद रखना आपने, सॉरी, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था शिशुवध को किसने? लॉर्ड वेल्जली ने। और इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था, और सजा का प्रावधान भी किया था। सबसे पहले अगर ऑप्शन आ जाए, यह बंगाल में बंद की गई थी, और फिर यह पूरे भारत में बंद कर दी गई थी। इससे आगे चलते हैं। अभी देखो विधवा पुनर्विवाह पे मैंने आपको बोला था बालिकाओं और बच्चियों से, यानी स्त्री सुधार चल रहे हैं। तो एक टॉपिक, यानी हमने एक टॉपिक पकड़ रखा है। तो स्त्री और बालिका के जो भी सुधार हुए वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है जो महिलाएं की जो दशा थी वो तो दयनीय थी ही, और महिलाओं में जो सबसे बुरी स्थिति थी, मतलब जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, वो विधवा थी। विधवाओं की तो मतलब पशुओं समान जिंदगी थी, बड़ा ही मतलब बुरा सलूक किया जाता था विधवाओं के लिए। समाज, इस जो ब्रह्म समाज था, इसके द्वारा इसमें सबसे पहले बहुत सराहनीय काम किया गया विधवाओं का विवाह करवाने के लिए, और बहुत जागरूकता फैलाई गई। पूर्ण रूप से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये नाम याद रखना कि अगर विधवा पुनर्विवाह को सक्सेस बनाया, यानी विधवाओं का रीमैरिज होनी चाहिए, दोबारा से शादी होनी चाहिए, ये किसके प्रयासों से हुआ? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इतनी मेहनत की थी विडो रीमैरिज के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, और इसके लिए वो सफल भी हुए। और उन्होंने ये वैदिक तरीके से साबित किया कि जो वेदों का सहारा लेकर विधवा पुनर्विवाह को रोक रहे हैं, एकदम से अमानवीय है। और वैदिक तरीके से ही उसने साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, 1000 लोगों के हस्ताक्षर लेकर सरकार को साबित किया कि यह बंद होनी चाहिए, और इसको बंद कराने के लोग पक्ष में हैं। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया, यानी 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया, यानी लाया गया, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया जा सकता था। और विधवा पुनर्विवाह वो जो था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, वो पूरे देश में मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की थी, पर सबसे ज़्यादा उनका योगदान बंगाल में था। और विधवा पुनर्विवाह अलग अलग एरिया में आ जाए तो महाराष्ट्र में इसके लिए जगन्नाथ शंकर सेठ एवं दाऊजी भाऊ द्वारा प्रयास किया गया था। ऐसे भी आ जाता है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह करवाने के लिए किसने प्रयास किए? तो जगन्नाथ शंकर सेठ और दाऊजी भाऊ द्वारा बहुत ज़्यादा योगदान किया गया, और इनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन भी बनाई गई।
देखिए मेरी कोशिश रहती है एक टॉपिक को इस तरह से क्लियर करवाऊँ कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके सब उसमें क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे लपेट दो, ठीक है। गुजरात में भी ये प्रयास किया गया और इसके लिए सत्य प्रकाश द्वारा प्रयास किया गया गुजरात में, और उनके सहायक बने कृष्णदास मूलजी, जो गुजरात में यानी कि विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाने के लिए सत्य प्रकाशन द्वारा और कृष्णदास मूलजी द्वारा प्रयास किया गया। अब जो अगला नाम है मुंबई में डीके करवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मुंबई में डीके करवे द्वारा, मुंबई उस समय महाराष्ट्र का पार्ट नहीं था, ये एक कमिश्नरी थी, मतलब अपने आप में एक स्टेट था। और इस मुंबई में डीके करवे ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला विश्वविद्यालय डीके करवे द्वारा, एक भारतीय द्वारा सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय बनाया गया था, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो बनाया गया था, ये कहाँ पर बनाया गया था, ये 1996 में यहीं पे मुंबई में बनाया गया था। और डी के करवे इस फील्ड में मतलब इतने अपने आप को उन्होंने खोल लिया था कि 1893 में 1893 में खुद उन्होंने एक विधवा महिला से शादी की थी, ये याद रखना। तो डी के करवे ने क्या क्या करवाया था, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो था वो उन्होंने मुंबई में खुद भी करवाया और वहाँ पे इसको बढ़ावा भी दिया। और उन्होंने महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था 1996 में। और मद्रास के क्षेत्र में आ जाए तो वीर शिवलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय प्रयास किए गए। महिला विश्वविद्यालय पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के करवे द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये मुंबई की हस्ती थी, उस समय मुंबई एक कमिश्नरी थी। बाल विवाह के खिलाफ नेटिव मैरिज एक्ट, आपको पता है हमारे देश में बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित था, अब भी है थोड़ा बहुत पर अब इतना नहीं है। बाल विवाह के खिलाफ नेटिव मैरिज एक्ट है जो 1872 में आया था, जिसमें महिलाओं की आयु कम से कम 14 वर्ष और पुरुषों की आयु कम से कम 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि बाल विवाह को बंद करने का जो पहला प्रयास हुआ उसका नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। क्वेश्चन आ जाए नेटिव मैरिज एक्ट किससे संबंधित था, तो ये बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए था। और ये कब आया था, 1872 में आया था। और इसे क्या तय हुआ कि लड़कियों की आयु कम से कम 14 वर्ष हो शादी के लिए और पुरुषों की 18 वर्ष हो। और वी एम मालाबारी ने इनके प्रयासों से 1891 में सम्मति आयु एक्ट पास करवाया गया, ये भी बाल विवाह को रोकने के लिए था। पर सबसे बेहद सफल प्रयास जो रहा, जो आजकल भी चर्चा में है, क्योंकि अभी अभी क्या है कि हमारे देश की सरकार है जो वो क्या कोशिश कर रही है कि पुरुषों की आयु तो 21 है ही पहले, अब महिलाओं की आयु भी शादी के लिए 21 साल करने जा रही है 18 साल से। और ये जो किस एक्ट के तहत करने जा रही है, ये शारदा एक्ट में बदलाव आएगा इससे। और यही शारदा एक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये हॉट मुद्दा है और करंट में भी अभी बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो ये जो शारदा एक्ट आया था 1930 में आया था, और इसी के बेस पर हर बार शादी की आयु में परिवर्तन किया जा रहा है। और हर विलास शारदा द्वारा यह एक्ट लाया गया था, आपने ये नाम भी ध्यान रखना है। और यह बेहद ही सफल रहा था, यानी इससे भारतीय समाज पर काफ़ी गहरा परिवर्तन देखा गया था। और इसमें लड़कियों की शादी के लिए कम से कम 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। शारदा एक्ट याद रखना है। अब चलते हैं स्त्री शिक्षा के लिए। स्त्री शिक्षा के लिए पहला प्रयास जो किया था ईसाई मिशनरी द्वारा कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना कर किया गया था 1819 में। लेकिन ये एक सभा बनाई गई थी, ये स्त्री शिक्षा के लिए ना कोई स्कूल था ना कॉलेज था, लीगली मतलब कुछ नहीं था। तो पर फिर भी अगर आपसे कैसे कोई सभा पूछे स्त्री शिक्षा के लिए, सॉरी, या ये आ जाए कि तरुण स्त्री सभा थी जो किसके लिए थी, तो ये स्त्री शिक्षा के लिए थी। पर स्त्री शिक्षा के लिए पहला प्रयास यानी वुमेन की एजुकेशन के लिए जो पहला प्रयास था वो सफल हुआ था और किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 1849 में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई थी, बैथुन स्कूल। और यह बैथुन स्कूल था जो एशिया का पहला महिला स्कूल था कोलकाता में। आपने याद रखना है, ये इंडिया का नहीं पूरे एशिया का पहला महिला स्कूल था बैथुन स्कूल, और जो कि 1849 में स्थापित किया गया था 1849 में कोलकाता में। ये आपने फैक्ट याद रखने हैं। और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर 1854 में एक मतलब शिक्षा के लिए एक एक्ट आता है 1854 में, ये टाइम भी याद रखना और एक्ट भी, इसका नाम था वुड डिस्पैच।
और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है, ये इंग्लैंड में एक पहला कोई चार्टर एक्ट आया था सबसे पहले 1215 में, पूरे वर्ल्ड में इसके तहत लोगों को उनके अधिकार दिए गए थे। इस करके उसके बाद जो भी किसी अधिकारों का कोई भी एक्ट आता है तो उसे उस फील्ड का मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। और जो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी शिक्षा में लोगों को के बहुत ज़्यादा सुधार और उनको अधिकार दिए गए, वो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। और इसने स्त्री शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। और महिला शिक्षा को लेकर और महिलाओं के सुधारों को लेकर बता देता हूँ, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। एनी बेसेंट ऐसी पहली महिला थी जो 1917 में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। पर अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस का नेतृत्व किया, वह थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में किया था। अगर पहली भारतीय आ जाए तो सरोजनी नायडू जिसने कांग्रेस का नेतृत्व किया। अगर सिर्फ पहली महिला आ जाए तो एनी बेसेंट जिसने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अब चलते हैं आगे। स्त्रियों की हालत में सुधार करने के लिए 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस बनाई गई, यानी ये कांग्रेस की ही वुमेन की एक शाखा थी। और 1910 में सरला देवी चौधरानी के द्वारा इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। और कहाँ पर? इलाहाबाद में, और 1910 में की गई। और पंडित रमाबाई द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। देखिए ये जो आर्य समाज था ना, ये बहुत ही खुले विचारों का समाज था। ये बच्चों को, मतलब कि महिलाओं को और हर जाति को इक्वलिटी के हक देता था। तो आर्य समाज में जो महिला समाज की स्थापना की गई, आर्य महिला समाज की, ये भी बहुत बार पूछा गया, पंडित रमाबाई द्वारा की गई थी। और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए इन्होंने महारानी विक्टोरिया को एक लेटर भी लिखा था। डायरेक्ट पूछ लेंगे, महारानी विक्टोरिया को लेटर लिखने वाली ताकि स्त्रियों की दशा सुधर जाए, कौन सी औरत थी? तो वो थी पंडिता रमाबाई। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद का ही एक हिस्सा थी। इसकी स्थापना मेहराब जी टाटा द्वारा की गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। एकमात्र महिला धर्मनिरपेक्ष संस्था, ये जो जितनी भी ये संस्थाएं बनाई गई थी ना, ये किसी ना किसी धर्म से जुड़ी हुई थी। पर जो एकमात्र महिला धर्मनिरपेक्ष संस्था जिसमें कि हर धर्म के महिलाओं को बराबर हक दिए जाते थे, वो थी मार्गरेट काजिन्स द्वारा स्थापित की गई अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना पुणे में की गई थी। अब चलते हैं आज की अगली स्लाइड पे। अब देखो, अब जो अगला टॉपिक है वो है दलित उद्धार, यानी जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उसमें अलग अलग मुद्दे मैंने उठाए हैं। जैसे महिला सुधार, शिशु वध को रोकना, बालिका शिक्षा को या फिर बाल विवाह को रोकना, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी जो लड़कियों की शिक्षा उसको बढ़ावा देना, शिशु वध को रोकना, सती प्रथा को रोकना, और आप ये कह सकते हो कि स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ये सब जो मुद्दे थे ये सब हमने अलग अलग डिस्कस किए, और इसमें किस किस ने अपना क्या क्या योगदान दिया। तो इसी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अगला जो मुद्दा है वो है दलित सुधार का। क्यों? क्योंकि आपको पता है दलितों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इसमें भी सुधार को लेकर बहुत आंदोलन हुए। उनमें कौन कौन से क्या क्या आंदोलन रहे, तो हम उनको अभी डिस्कस करेंगे। चतुर्वर्ण पर आधारित जो जाति व्यवस्था थी हिंदुओं में बहुत उग्र रूप में थी। आपको पता है 4 वर्ण थे जो मतलब हिंदू धर्म में, और इनमें जो बहुत ज़्यादा कट्टरता थी। जो 4 वर्ण कौन से थे? वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो सबसे नीचे आते थे वो शूद्र आते थे। और शूद्रों की जो व्यवस्था थी ना, मतलब शूद्रों की जो सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ही पशुओं से, मतलब पशुओं से भी उनकी बुरी हालत थी सीरियसली। मतलब छुआछूत जैसी बीमारी, मतलब यकीन नहीं होता कि छुआछूत भी मतलब इस रूप में थी कि उनको मतलब छूने से भी डर लगता था। और ऐसे उनके साथ मतलब छूना भी एक तरह का अपराध माना जाता था। मतलब बहुत ही घटिया सोच थी ये। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो अनटचेबिलिटी है पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। सब इंसान ही है और सबको मिलकर इंसानों की तरह रहना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है। और ये क्या हुआ था कि यह जो छुआछूत थी, अनटचेबिलिटी थी, जो और ये जो जाति व्यवस्था थी जो बहुत उग्र रूप में ये हिंदुओं में थी, लेकिन यह मुस्लिम और सिख ईसाइयों में भी थी। पर वहाँ हिंदुओं जितनी उग्र नहीं थी, मतलब लिबरल वे में थी। और छुआछूत थी ना जो, ये इसकी चरम मतलब चरम परिणति थी। यानी छुआछूत इसका सबसे गंदा रूप था जो कि
हिंदुओं में कास्टिज्म सिस्टम था। सच में ये बहुत ही ज़्यादा आलोचना के लायक चीज़ थी जो छुआछूत थी। और भारत के जो तीन जगह के राजा थे भारत में, एक त्रावणकोर जो कि केरला में है, और दावोस में, और इंदौर में। यानी भारत में तीन जगह के राजाओं ने, त्रावणकोर, देवास और इंदौर, डायरेक्ट पूछ लेंगे, खुद इसके खिलाफ अभियान चलाया था। किसके खिलाफ? जाति प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? देवास के राजा और इंदौर के राजा और त्रावणकोर के राजा। आपने ये भी ध्यान में रखना, गांधी द्वारा दलितों की मतलब स्थिति में सुधार करने के लिए सॉरी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। डायरेक्ट पूछ लेंगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गांधी द्वारा। और कब की गई? तो ये साल भी याद रखना, 1932 में। वैसे एक बात बता दूं, जहां भी हरिजन वर्ड आ जाए, हरिजन अखबार, हरिजन यात्रा या हरिजन संघ, ये सब काम जो ये जो शब्द दिया था ये गांधी ने दिया था। तो आंख बंद करके निशाना लगा देना, एक क्वेश्चन का आंसर पक्का है कि गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। मतलब हरिजन शब्द जहां आ जाए, वो सुधार कार्यक्रम दलितों के लिए गांधी द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में जो ज्योतिबा फुले थे, ये माली जाति में पैदा हुए थे। इन्होंने भी जो दलित था उनके उद्धार के लिए काफ़ी काम किया, और स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, ये पहली टीचर भी मानी जाती हैं महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए, जिन्होंने लड़कियों को एजुकेट किया। तो पहली टीचर सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। और ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, और इन्होंने इनका लड़कियों का स्कूल खोला और आम लड़कियों को इसमें एजुकेशन दी, यानी कि शिक्षा दी, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई। ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें अलग अलग ग्रुप देंगे कि ये किसके, इनमें से कौन सा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया। तो याद रखना, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना भी की गई। जो ये थे जो बाबा साहब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने है ना दलित वर्ग के लिए बहुत ही बढ़ चढ़कर काम किया था। तो इन्होंने जो जो भी किया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एकमात्र राजा जिन्होंने मतलब जो था पाखंड था उसके खिलाफ इतना मजबूत अभियान चलाया कि उसको एक जाति का ही नाम दे दिया। और ये इतने ज़्यादा इस चीज़ से दुखी हुए कि उन्होंने इसको पाखंड के खिलाफ अभियान को क्या नाम दिया और क्यों दिया, ये हम अभी जानेंगे। जो कोल्हापुर के जो महाराज थे, इनके द्वारा ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाया गया। देखियो, इन्होंने पाखंड विरोधी या आडंबर विरोधी नहीं कहा, ये डायरेक्ट पूछेंगे आपसे कि किस महाराज ने ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाया, तो वो कोल्हापुर के महाराज ने चलाया। या ये भी पूछ सकते हैं कोल्हापुर के महाराज ने कौन सा अभियान चलाया, तो ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाया। देखिए, हर जगह के जहाँ के भी राजा महाराजा होते थे, अगर वो कोई अभियान चलाते थे, वो छुआछूत के विरोधी या जाति पाति के विरोधी या जातिवाद के विरोधी, ये ऐसे चलाते थे दलित उद्धार अभियान। पर उन्होंने मतलब ये जो शब्द है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा जातिवाद था, और ब्राह्मणों का ये कह सकते हो कि समाज पर एक मजबूत पकड़ थी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है ऐसा अभियान चलाना, ब्राह्मण विरोधी अभियान, और वो भी एक महाराज के लिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, ब्राह्मण विरोधी अभियान कोल्हापुर के महाराज ने चलाया। और हम ये बात ध्यान में रखनी है, हम ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, हमारा इसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा फोकस है वो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकें। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इसके बीच में किसी ने भी किसी तरह का जाति पाति धर्म क्षेत्र एरिया या कोई भी अपनी छोटी सोच नहीं दिखानी है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एकदम से पहले की चीज़ों से बिल्कुल अलग थी, और जो जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ने की संभावना है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। केरल में जो जातिवाद के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था, वो ई रामास्वामी नायकर, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में कि ई रामास्वामी नायकर ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो आत्म सम्मान आंदोलन चलाया। और ये भी पूछ लेते हैं आत्म सम्मान आंदोलन किसने चलाया, तो ई रामास्वामी नायकर ने चलाया, और केरल में चलाया। ये क्यों चलाया? उन्होंने ये कहा कि हर जो दलित है वो तालाब से
या फिर कुएं से पानी भर सकता है, और इसके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो पूरी तरह से सफल रहा और दलितों को वहाँ पर उनके अधिकार मिल गए। तो ये इम्पोर्टेंट। और केरल में ही नारायण गुरु द्वारा जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया, और उनके द्वारा एक नारा दिया गया जो कि समस्त मानव जाति के लिए दिया गया था। ये नारे पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी मानव की एक जाति है, एक ईश्वर है और एक धर्म है। यानी पूरा मानव जाति एक जाति है, एक ईश्वर है और एक धर्म है। ये नारा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये नारायण गुरु ने दिया था, जो कि जातिवाद के विरुद्ध थे और केरल के रहने वाले थे। और इनके शिष्य थे एक सहारा अयप्पन। इन अयप्पन जी पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्यों? क्योंकि ये इनसे भी आगे निकल गए और बहुत मजबूत नारा दिया। ये भी आपने याद रखना कि कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है और कोई भगवान नहीं है, मानवता ही धर्म है, यानी कोई बैरियर नहीं है। ये जो नारा दिया था सहारा अयप्पन जी ने दिया था, अयप्पन जी ने दिया था। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये दो नारे आपने याद रखने हैं किसने दिए थे, और दोनों केरल में दिए थे। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो उनके द्वारा महार सत्याग्रह चलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज भी चल रहा है। ये हर साल इसकी जो सेलिब्रेशन की जाती है, और ये जो चलाया गया 1927 में चलाया गया और 20 मार्च को चलाया गया, देखिए। और ये रायगढ़ महाराष्ट्र में चलाया गया, ये भी याद रखना। महार एक महाराष्ट्र की मजबूत और शिक्षित जाति है, जो कि मतलब निम्न जाति आती है, और ये एजुकेशन में बहुत आगे मतलब थी शुरू से ही। तो इन्होंने क्या किया, इस जागरूकता के कारण इन्होंने महार जाति के लोगों को हक दिलाने के लिए रायगढ़ महाराष्ट्र में 20 मार्च 1927 को एक आंदोलन चलाया, जिसे महार सत्याग्रह करार दिया गया। और यह आंदोलन तालाबों से और कुओं से पानी भरने की आज़ादी के लिए था। यानी जो निम्न जाति के लोग थे वो उच्च जाति के कुओं से पानी भर सकते थे। और इसी दिन से आज तक, ये 20 मार्च को ही देखो, ये 20 मार्च को चला था ना, उस 1927 के बाद 20 मार्च को ही सामाजिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस साल ये 2021 में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाया गया, और 1924 में इन्हीं के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। मैंने बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दलितों के लिए काम है वो बहुत मतलब बहुत बढ़ चढ़कर था। जो इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से जो भी संगठन इन्होंने बनाए या न्यूज़पेपर इन्होंने काम किए या जो इन्होंने आंदोलन चलाए, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई थी। और इनकी सोच थी कि हर जो दलित है उसको शिक्षित होना चाहिए, और उसको गलत का विरोध करना चाहिए, और संगठित होकर ये सब करना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसी पर सेकंड लेक्चर और आएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर, वो कल आएगा। वो इससे बिल्कुल एकदम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से और एकदम अलग डाटा और कॉन्सेप्ट के साथ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आप सभी को जय हिंद, जय भारत।